पिछला दिन आप SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ लिए थे, समझ भी लिए थे। आज छोटा सा कुछ कुछ बात पढ़ के फिर आपको एक वीडियो दिखाते हैं SN1 और SN2 वाला, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए हीरिंग डालिए। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल in SN1 and SN2 reaction. SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन हो, दोनों का दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों केस में होता है। एक केस में 2 स्टेप में रिएक्शन होता है और एक केस में 1 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहला वाला जो केस था SN1, 2 स्टेप में जो रिएक्शन होता था, उसमें याद कीजिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था कार्बोकेटाइन पर सेकेंड स्टेप में, याद है। और जो दूसरा केस था SN2 वाला, उसमें दोनों काम साथ साथ होता था, लिविंग ग्रुप के टूटने वाला भी और न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने वाला भी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं SN1 रिएक्शन का केस, लिखते जाइएगा साथ साथ। तो बताओ SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल किस चीज़ पर अटैक करता था? कार्बोकेटायन पर। तो कार्बोकेटायन पर अटैक करता था, तो कार्बन ये रहा, इसके साथ मान लो हम 3 बॉन्ड बना देते हैं, ये इस तरह से, और इस कार्बन पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। कोई बताएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2। sp2 है, बताओ। तो एक S और 2 P इन्वॉल्व हुआ होगा हाइब्रिडाइजेशन में, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इस कार्बन के पास रह गया होगा। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर पा रहा है? नहीं। तो निश्चित है कि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में लेगा? इसी खाली डब्बा में न लेगा, इसमें या इसमें, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो कहीं से भी हो सकता है। इस साइड से भी अटैक कर सकता है, और ये चाहे तो इस साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड कहीं से भी अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड खाली p ऑर्बिटल है। ये लोन पेयर लेने के लिए ही बैठा हुआ है, बॉन्ड बनाने के लिए ही बैठा हुआ है। तो इस प्रकार ये दोनों तरफ में से कहीं भी अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या होगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इस केस में अब जो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? sp3। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है बोथ साइड, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। तो यहाँ पर असली जो समझने वाला बात है वो यही, या लिखने वाला बात, कि हम यहाँ लिख सकते हैं बोथ साइड अटैक पॉसिबल। तो ये केस समझ में आया कि कैसे क्या क्या हुआ है। इससे भी बेहतर आपको समझ में आएगा SN2, और तब जब कंपैरिजन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो टॉपिक अभी आप हेडिंग डाले हैं इसको हम पढ़ ही क्यों रहे हैं आखिर। रुक जाइए, आइए पढ़ते हैं हम लोग SN2 रिएक्शन। आप ये बताओ, SN2 रिएक्शन में तो दोनों काम साथ साथ होता था, लिविंग ग्रुप के टूटने का भी और न्यूक्लियोफाइल के जोड़ने का भी। तो इसमें ये रहा कार्बन, और ये बना हुआ है कार्बन का लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। यदि sp3 है तो निश्चित है कि ये जो बॉन्ड बना होगा इसमें कार्बन अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज किया होगा? sp3। एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, चौथा sp3, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब बड़ा होता है, दूसरा लोब छोटा होता है। तो हम सिर्फ इस बॉन्ड के sp3 कार्बन को हम दिखाए हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको इसी बॉन्ड से काम है, यही बॉन्ड न टूटेगा। बाद बाकी जो 3 बॉन्ड है वो जैसे है वैसे रह जाएगा, कार्बन के साथ है, वो थोड़ी टूटने वाला है। मेन हमको लिविंग ग्रुप को चेक करना है। अब आप बताइए कि ये पहले टूटेगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब टूटेगा, हाँ या ना?
अब आप ये बताओ कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? बोलिए हाँ या ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है? एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन है इस लिविंग ग्रुप का। अब जरा सोचिए कि न्यूक्लियोफाइल जब आएगा अपना माइनस चार्ज लेके, तो फ्रंट साइड अटैक तो कभी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फ्रंट में लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इसमें फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये न्यूक्लियोफाइल और इसको तो खाली डब्बा चाहिए, ऑर्बिटल खाली चाहिए, तभी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, अन्यथा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस केस में फ्रंट साइड इस जगह पर अटैक नहीं करेगा, ये गलत है। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा? ये बैक साइड अटैक करेगा। ये बैक साइड अटैक करेगा कुछ इस तरह से, इस छोटे से लोब को टारगेट करेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल का दो लोब होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो ये उस छोटे लोब पर अटैक करेगा जो लिविंग ग्रुप के बड़े लोब के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोब होता है, एक लोब छोटा और एक लोब बड़ा होता है। अच्छा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट किया हुआ है? लिविंग ग्रुप की तरफ। तो ये तो बेचारा पहले ही टूटने के लिए परेशान है। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, यानी इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन का कमी है वो पूरा होने लगेगा। किससे? न्यूक्लियोफाइल से। ये कार्बन अपने इस लोब को धीरे धीरे बड़ा करने लगेगा। इससे इतना पड़ जाएगा, इससे इतना पड़ जाएगा, इससे इतना पड़ जाएगा, और पता चलेगा कि धीरे धीरे ये लोब छोटा होने लगा और वो लोब बड़ा होने लगा। ऐसी स्थिति में ये लोब जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है वह टूटता चला जाएगा, और इस तरफ से नया बॉन्ड बनता चला जाएगा। किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा। इस कार्बन के साथ ये 3 बॉन्ड जैसा है वैसा ही है। देखो 1 2 3, इस 3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये लोब धीरे धीरे छोटा होगा और ये लोब धीरे धीरे बड़ा होगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों आपस में समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये टूटता हुआ दिखेगा और ये जुड़ता हुआ दिखेगा। तो टूटता हुआ दिखे या जुड़ता हुआ दिखे, दोनों को तो हम डॉटेड लाइन से ना दिखाएंगे। यहाँ पर लिविंग ग्रुप और इधर न्यूक्लियोफाइल। क्या कोई परेशानी है इसमें? और दोनों लोब आपस में क्या हो गया है? बराबर, इधर भी और इधर भी। अब बताइए, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। आप याद कीजिए, कल आपको इसी के बारे में बताया गया था कि ये ट्रांजिशन स्टेट है, नहीं बताया गया था? अब इस ट्रांजिशन स्टेट से ये क्या करेगा? देखो हुआ क्या है, ये बड़ा लोब, ये छोटा, मतलब इधर बॉन्ड बना हुआ था, उधर कोई बॉन्ड नहीं था। बैक साइड अटैक हुआ, ये लोब छोटा होने लगा, ये लोब बड़ा होने लगा, दोनों की स्थिति आपस में समान हो गई। एक टूटता हुआ और एक जुड़ता हुआ। और अगला स्टेप में क्या होगा? लिविंग ग्रुप टूट के निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही होगा ना। फिर देखो तो कार्बन लगेगा कि ये 3 बॉन्ड बना रहा है, और इससे जुड़ा कौन? न्यूक्लियोफाइल। और निकला कौन? लिविंग ग्रुप। हाँ या ना? अब जरा बताइए कि एक बार फिर से ये वाला लोब बड़ा हो जाएगा और एक छोटा लोब इधर आ जाएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो हम यदि ऐसे दिखाएं, हम यदि ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाएं, क्या दोनों में अंतर है क्या? ये और ये तो सेम चीज़ है। दिखाने का तरीका यह भी सेम ही है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ना कि न्यूक्लियोफाइल। यही चीज़ ने कल बना था। अब आप एक चीज़ देखिए कि sp3 कार्बन, लेकिन जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो ये आपको आएगा sp2। मतलब ट्रांजिशन स्टेट के दौरान उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। और इसी वजह से ये ट्राइगोनल शेप ले लेता है। देख रहे हैं, यहाँ पर तीनों बॉन्ड लग रहा है एक तरफ है, जबकि यहाँ पर तीनों बॉन्ड एक तरफ नहीं है। इन सब चीज़ों को और बेहतर आप समझ सकते हैं उस वीडियो क्लिप के सहारे। लेकिन मेन बात आपको यहाँ ये समझाना था कि यहाँ पर बैक साइड अटैक पॉसिबल है, लेकिन फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओनली बैक साइड अटैक
पॉसिबल। अब आपको लगेगा कि इससे फ़ायदा क्या है। इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज़ को सीखने का। अब ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं। SN2 के केस में सिर्फ बैक साइड अटैक पॉसिबल है, जबकि SN1 के केस में हर तरह के अटैक पॉसिबल है। अब ज़रा सोचिए कि इस बॉन्ड से यदि बहुत बड़ा बड़ा एटम लगा हुआ हो तो ये न्यूक्लियोफाइल इस छोटे से लोब तक पहुंच पाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसे केस में इसमें SN2 रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि SN2 में बैक साइड अटैक ही होता है और बैक साइड अटैक हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो SN2 ना होकर क्या होगा? SN1, जब कार्बन के साथ बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ रहे तब। लेकिन हाइड्रोजन यदि लगा हुआ रहे तब, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये छोटा एटम है, इस लोब पर आसानी से बैक साइड अटैक होगा और SN2 रिएक्शन आसानी से कर सकता है। यदि आप एक CH3 लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो भी SN2 रिएक्शन होगा। लेकिन आप दो गो CH3 लगा दो या 3 गो CH3 लगा दो, तब वहाँ पर बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा बड़ा आइटम होता है। अब जैसे हाइड्रोजन है तो जगह थोड़ा थोड़ा छेगा, लेकिन तुम CH3 लगा दिया, ये इतना बड़ा आ गया, ये इतना बड़ा आ गया, ये इतना बड़ा आ गया, बताओ बैक साइड जगह ही नहीं बचने देगा, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ तक पहुँचेगा कैसे? और न्यूक्लियोफाइल जब तक लोब तक पहुँचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो नहीं पाएगा कार्बन को, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि SN2 रिएक्शन सिर्फ तभी होता है जब बैक साइड अटैक पॉसिबल हो, और बैक साइड अटैक सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उस कार्बन के साथ, जिसके साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके साथ बाकी जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है वो छोटा छोटा होना चाहिए। क्लियर है ये? तो कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, समझ में आया? बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो SN1, छोटा छोटा ग्रुप रहेगा तो SN2। आगे बात समझ में? एक और चीज़ देखिए, यदि इसमें आप CH3 लगाएंगे, इसमें CH3 लगाएंगे, इसमें CH3 लगाएंगे, तो लिविंग ग्रुप निकलेगा, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बताओ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण करेगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर हाइड्रोजन 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 लगा देंगे और तब लिविंग ग्रुप को निकालेंगे तो यहाँ पर CH3 प्लस बनेगा, CH3 प्लस। किस डिग्री का कार्बोकेटाइन? 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। आप याद कीजिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता है। तो फिर ये कम स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा ही क्यों? फिर ये क्यों करेगा SN1 रिएक्शन? फिर ये कौन सा रिएक्शन करेगा? SN2 रिएक्शन, जिसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण ही नहीं होता है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्लियर हुआ ये? सुनिए, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, अब उस पर हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछेगा SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर, या इज, ऐसे करके आपको क्या करेगा, एक बार यहाँ देगा हाइड्रोजन 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 लगा, पहला ऑप्शन। लिविंग ग्रुप में यहाँ पर Cl लगा देगा, यानी CH3Cl। दूसरा यहाँ पर CH3, यहाँ H लगा देगा। तीसरा CH3 H लगा देगा। चौथा CH3 लगा देगा। बताइए SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है इसका? जब हाइड्रोजन लगाए तो सबसे ज़्यादा, जब एक CH3 लगाए तब उससे कम, 2 CH3 लगाए तो उससे कम, और तीनों जगह CH3 लगा दिए तो सबसे कम। इसी में यदि SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ देता तो ठीक इसका उल्टा हो जाता। SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर CH3 वाला में सबसे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। CH3 दो जगह रहेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। CH3 एक जगह रहेगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और हर जगह हाइड्रोजन रहेगा तो वो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो सबसे पहला काम करेगा। क्लियर हुआ ये? अब इस तरह का क्वेश्चन जब आप एग्जाम के टाइम में प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तब और बढ़िया से आपको हम याद दिला देंगे। अभी हमको जितना समझाना था उतना समझा चुके हैं। लिखिए तो इसको, और थोड़ा जल्दी में लिखेंगे। पिछला बैच में देख चुके हैं कितना लेट हुआ है छुट्टी देने में। फेयर वर्ड कुछ नहीं देखेंगे, फटाफट लिखिएगा।
आगे बढ़िए। हुआ हुआ था कि नहीं? लिखो SN2 रिएक्शन। हो गया जी लिखा हुआ? उतारिए। अच्छा हो गया लिखा हुआ। लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा तेजी में लिखे तो ये लिखेंगे नहीं, हम आपको लिखना पड़ेगा खुद से। लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। लिखेंगे देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन, there are many differences between SN1 and SN2 reaction। बीचों बीच एरो दीजिए, 4-5 डिफरेंस है, सबको एक एक करके लिखेंगे हम लोग। बीचों बीच एरो दीजिए और इधर लिखिए SN1, इधर लिखिए SN2। पहला, दिस इज 2 स्टेप पाथवे।
इसमें लिखेंगे दिस इज वन स्टेप पाथवे। याद होगा आपको, ये चीज बताया भी तो गया था। SN1 में लिखना है दिस इज टू स्टेप पाथवे, इधर लिखना है दिस इज वन स्टेप पाथवे। SN1 का दूसरा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। इधर नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। दूसरा में लिखना था SN1 में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, इधर लिखना है नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, ऐसे लिख दीजिए नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। तीसरा, अब ये बताइए कि कार्बोकेटायन यहाँ बन रहा है, इट मीन्स रीअरेंजमेंट में अकर्स ड्यूरिंग रिएक्शन, रीअरेंजमेंट नेवर अकर्स ड्यूरिंग रिएक्शन लिखेंगे। तीसरा, रीअरेंजमेंट में अकर्स ड्यूरिंग रिएक्शन, रीअरेंजमेंट में अकर्स ड्यूरिंग रिएक्शन, रीअरेंजमेंट में अकर्स ड्यूरिंग रिएक्शन। इधर लिखेंगे रीअरेंजमेंट नेवर अकर्स, बस ऐसे इतना ही लिख के छोड़िए, रीअरेंजमेंट नेवर अकर्स। 3 हुआ ना, चौथा लिखिए। एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, दिस इज टू स्टेप पाथवे, दिस इज वन स्टेप पाथवे। दूसरा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। तीसरा, रीअरेंजमेंट में अकर्स ड्यूरिंग रिएक्शन, रीअरेंजमेंट नेवर अकर्स, लिखे हैं ना यही। चौथा लिखिए, लिखने से पहले सुनिए। इसमें SN1 के केस में रिएक्शन का रेट सिर्फ ऑर्गेनिक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था, जबकि इसमें ऑर्गेनिक रिएक्टेंट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी ना डिपेंड करता था। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of organic solvent only, but in this case rate of reaction depends on concentration of organic solvent as well as concentration of nucleophile. क्लियर है? ये लिखेंगे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन rate of SN1 reaction depend on rate of SN1 reaction depend on क्या? concentration of organic solvent only, concentration of organic solvent only, concentration of organic solvent only. इधर लिखिए rate of SN2 reaction, rate of SN2 reaction depends on concentration of organic solvent, concentration of organic solvent as well as concentration of nucleophile as well as concentration of nucleophile. आप याद कीजिए SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन था और ये बाईमोलिकुलर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था ये, तो इसको हम लोग सुनो इधर दोनों को एक साथ लिख रहे हैं।
हम इसके बारे में कह सकते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन फॉलोड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और इसमें लिख सकते हैं बायमोलिकुलर रिएक्शन फॉलोड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें लिखेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इधर लिखेंगे, बस लास्ट है ये, बायमोलिकुलर रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये SN1 और SN2 ख़त्म हुआ। यहाँ पर एक वीडियो आपको दिखाना है, लेकिन पहले आप इस टॉपिक को ख़त्म कीजिए, तब नहीं तो पता चलेगा टॉपिक ही छूट गया। लिखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इसको आई इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। पोलराइजेशन of covalent bond caused due to polarization of adjacent bond with more electronegative atom is called inductive effect. Is called inductive effect. अब ये क्या है आप इसको समझो। मान लो कि 4-5 कार्बन लगातार जुड़ा हुआ है और अंतिम में मान लीजिए कि यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। कार्बन और क्लोरीन में कौन अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वह कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपस में समान होता है, लेकिन ये क्लोरीन इस कार्बन को भी नहीं छोड़ रहा है। जब इसका इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन भागा तो ये कार्बन चाहता है अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना, और वो पूरा करता है अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचकर। थोड़ा ये खिंचा जाती है, ये भी थोड़ा खिंचा जाता है, तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसको न्यूट्रल करने के लिए ये बगल वाले को खींचता है, तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसको पूरा करने के लिए ये खींचता है, तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और धीरे धीरे चौथा पांचवा एटम तक जाते जाते ये इफेक्ट जीरो हो जाता है। अब आप जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को देख रहे हैं उसको देख के आप डरिए नहीं, वो बहुत बड़ा चार्ज नहीं है। जितना पार्शियल टर्म का यूज हम किए हैं वो उतना ही ज़्यादा छोटा चार्ज है। तो इसमें और इसमें कौन बड़ा है? पार्शियल पॉजिटिव। जितना ज़्यादा पार्शियल दे रहे हैं वो उसके मैग्नीट्यूड को घटता हुआ बता रहा है। तो बताइए कि ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट करके? क्लोरीन के तरफ। अब जरा सोचिए कि ये Cl यदि यहाँ से ख़त्म हो जाए तो पता चलेगा कि एक बैग ये चार्ज सारा का सारा अपने आप ख़त्म हो गया। ऐसा लगेगा कि स्विच ऑफ किए हैं, लाइट बंद हो गया। नहीं लगता है कि पूरा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। यानी इस पूरे एटम को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पोलराइजेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पोलराइजेशन ही ना हो रहा है, क्लोरीन की वजह से पोल डेवलप हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है। कॉज्ड ड्यू टू
ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। क्यों ये पोलराइजेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। और वो पोलराइजेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसको आप बना लेंगे तो ये चीज़ लिख लो। तुम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट चौथा से पांचवा एटम तक जाते जाते शून्य हो जाता है। मतलब उस एटम का कोई, जैसे इस क्लोरीन एटम का इस कार्बन एटम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ना ज़्यादा दूर है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में इन चीज़ों की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। हो गया लिखा हुआ? लिखिए आगे। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। एक इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन को खींचने को बताता है और एक इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन को देने को बताता है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। Such atom or group which possess the bond pair electron away from itself is said to have प्लस आई इफेक्ट। वह एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलता है, कहा जाता है कि उसमें कैसा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, बढ़े। जैसे एग्जाम्पल में देखो, O माइनस, ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को दूर धकेलने का प्रयास करता है। CO माइनस, ड्यूटेरियम और एल्काइल ग्रुप, ये चार ऐसा ग्रुप है ना जिसके पास प्लस आई इफेक्ट होता है। ये आप याद रखिएगा। कोई भी एल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, बाद बाकी ये चार। और ये एक चीज़ याद रखना, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ध्यान रखना कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा पुश करता है इलेक्ट्रॉन को। 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलता है। 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और मिथाइल ग्रुप सबसे कम। इन सब चीज़ों का क्या रीजन है, ये जब आएगा ना रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे, जब आप मेन चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे उसमें, तो आपको ये बात थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, या हम थोड़ा सा आपको समझा भी देते हैं। पहले आप पहुँचिए यहाँ तक, इसको नोट करके याद रखिएगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये हम थोड़ा आपको समझाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन पर प्लस चार्ज है, इधर इधर और इधर हाइड्रोजन तुम लगा दिए, और इसी केस में यदि कार्बन पर CH3 है,
एच एच और एच लगा दिया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। आपको याद है, आपको बताया गया था कि यहाँ पर एक डोनर लगा हुआ है और ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। होगा क्या कि कार्बन और हाइड्रोजन में यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है हाइपर कंजुगेशन का, हालांकि आप उस चीज़ को नहीं भी समझते हैं तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए। कार्बन और हाइड्रोजन में अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? कार्बन। तो ये कार्बन हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के इसको पुश कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो कैसा इफेक्ट शो करने लगा? वो इलेक्ट्रॉन देने वाला। हाइड्रोजन और कार्बन में, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुआ तो बाकी इलेक्ट्रॉन इधर ही ना शिफ्ट करेगा। तो बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा कि नहीं? यहाँ पर 2 लगा देंगे CH3 तो और ज़्यादा शिफ्ट करेगा, ये भी शिफ्ट करवाएगा, ये भी शिफ्ट करवाएगा। तो याद होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता था, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे कम। तो इसी वजह से, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में डोनर इफेक्ट ज़्यादा है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता ज़्यादा है। और कोई भी कार्बोकेटाइन तब ज़्यादा स्टेबल होता है जब उसके साथ लगा हुआ कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम डोनर हो, उसको इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास कर रहा हो, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको दूर करने वाला कोई लगा हुआ हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे इससे ज़्यादा सीखेंगे जब आप रिएक्शन देखेंगे ना, वहाँ पर हमको लगता है कि इतना से क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा क्या है? माइनस आई इफेक्ट। सच एटम और ग्रुप विच पुल्स द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन towards itself is said to have plus I effect। एक था पुशेस, दूसरा है पुल्स, मतलब खींचना। वह एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है उसके पास माइनस आई इफेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल, अब बताइए तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, NO2 हो गया, ये सब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। काहे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतना हाई होता है, जनरली कार्बन से इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। अच्छा, इसमें बताइए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा बताएंगे? फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम और आयोडीन का, क्योंकि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, NO2 में और फ्लोरीन में ज़्यादा आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट किसका होता है? NO2 का। है कि यहाँ पर फ्लोरीन अकेले है, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन है। ये तीनों है तो कमज़ोर फ्लोरीन से, लेकिन यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ अकेला है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका सारा बेसिक समाप्त हुआ। कल से हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर होगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, 12th का पहला यूनिट। इसको आप लिख के पहले ख़त्म कीजिए। आई इफेक्ट से संबंधित और भी बातें आगे आती रहेंगी, तो वहाँ पर रिएक्शन पर इसको और बेहतर हम समझाएंगे। बस जो टर्म है उसका हम यूज खाली कर दिए हैं ताकि आपको हम याद दिला सकें कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या था। अब बस 5 मिनट थोड़ा तेज़ी में आप वीडियो देखिए, वो आपको समझ में आएगा। जो भी लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, वीडियो का हम एक अलग से बना देते हैं, अलग से वीडियो बना देते हैं, नहीं तो इस पर कॉपीराइट लग जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी।